नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके कारक, यानी कि कारक जो है हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और आप इसका अच्छे से नोट्स भी अपना बनाते चलिएगा, ठीक है। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और इससे पहले हमने वाक्य शुद्धि जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, आप जाकर जो है देख सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस करके देख अनुमान लगा सकते हैं कि वाकई में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि नहीं। तो चलिए कारक की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका अर्थ क्या होता है, कारक का अर्थ क्या होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो देखिए भाई साहब, कारक का अर्थ होता है, कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक का अर्थ क्या होता है? करने वाला। तो ध्यान रखेंगे, जो कारक का अर्थ होता है वो क्या होता है? करने वाला होता है। वास्तव में कारक होता क्या है? तो देखिए, कारक जो होता है वो आपका या तो संज्ञा होगा या फिर आपका क्या होगा, सर्वनाम होगा। कारक इन्हीं में होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम में ही कारक होता है। और इनका जो योग होता है ना, अगर योग की बात किया जाए तो इनका जो योग होता है वो क्रिया के साथ होता है। किसके साथ होता है? क्रिया के साथ होता है। इन्हीं को कारक कहा जाता है। तो वास्तव में जो कारक होता है ना, वो संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है। क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है। आपने पढ़ा है अच्छे से संज्ञा सर्वनाम? नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम में ही होता है और इनका योग जो होता है वो क्रिया के साथ होता है, उसी का नाम हम लोग देते हैं कारक। तो इसकी परिभाषा लिखना पड़ेगा ना, तो इसकी परिभाषा लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा, बिना कलम कॉपी के आपको पढ़ना नहीं है भाई साहब, लिखना भी है साथ में इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो लिखेंगे, कारक वास्तव में, कारक वास्तव में संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है। अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम में ही, संज्ञा अथवा सर्वनाम में ही कारक होता है। अभी बताए थे, कारक होता है, कारक होता है। अतः जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ योग होता है, का क्रिया के साथ योग होता है, उसे योग होता है, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। समझ में आया? कारक वास्तव में संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है, अभी बताए थे। अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम में ही क्या होता है? कारक होता है। अतः जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम में क्रिया के साथ योग होता है, अतः जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम में क्रिया के साथ योग होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग कारक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब जैसे में बात किया जाए, ठीक है, जैसे में बात करें कि बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बालक आया है वो क्या है? आपका संज्ञा है। बालक क्या है? संज्ञा है। तो बालक संज्ञा है। कारक किसमें होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम में ही होता है। तो बालक संज्ञा होने के वजह से बालक में क्या है? बालक क्या है? वो आपका कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बालक संज्ञा है, ठीक है। आगे लिख लीजिए, बालक संज्ञा है, बालक संज्ञा है। अतः यह कारक है, अतः यह कारक है। समझ में आ गया कारक क्या होता है? तो कारक जो होता है वो अब संज्ञा सर्वनाम होता है। संज्ञा आया, इसके वजह से इसमें क्या हो गया? आपका कारक हो गया, यानी कि बालक में आपका कारक है। कौन सा कारक है इसके अभी आगे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, और अगला जो हेडिंग है वो है आपका विभक्ति। अगला हेडिंग दीजिए भाई साहब, क्या देंगे? विभक्ति। तो अगला हेडिंग देंगे विभक्ति।
क्या होता है विभक्ति, उसको देखना है। तो हेडिंग के रूप में होगा आपका विभक्ति। तो हेडिंग देंगे विभक्ति। देखिए विभक्ति क्या होता है, विभक्ति जो होता है इसे कारक चिन्ह, ठीक है, इसे कारक चिन्ह, इसे कारक चिन्ह, प्रसर्ग अथवा इसे कारक चिन्ह प्रसर्ग और, ठीक है, इसे कारक चिन्ह प्रसर्ग और चरम प्रत्येक के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। विभक्ति को प्रयोग के आधार पर, विभक्ति को प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रयोग के आधार पर दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में जो है इसे विभाजित किया गया है, ठीक है, दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, दो भाग, एक तरफ लिखिएगा संश्लिष्ट विभक्ति, एक तरफ लिखेंगे संश्लिष्ट विभक्ति और दूसरी तरफ लिखेंगे विश्लिष्ट विभक्ति, विश्लिष्ट विभक्ति। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। तो विभक्ति क्या होती है, देखिए विभक्ति को हम लोग कारक चिन्ह भी बोलते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को होता है ना, तो कारक चिन्ह भी कहा जाता है, इसी को हम लोग प्रसर्ग भी बोलते हैं और इसी को हम लोग चरम प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छा। अब देखा जाए कि तो विभक्ति को प्रयोग के आधार पर हम इसको कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में विभाजित किया जाता है इसको, और दो भाग कौन से, एक संश्लिष्ट विभक्ति है और दूसरा क्या है आपका विश्लिष्ट विभक्ति होती है। संश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है, तो इसकी परिभाषा को लिखेंगे आप, ठीक है, इसकी परिभाषा को लिखेंगे कि विभक्ति को सर्वनाम शब्दों के साथ जब सटाकर लिखा जाता है, सटाकर लिखा जाता है, तब उसे संश्लिष्ट विभक्ति के नाम से जाना जाता है, तब उसे संश्लिष्ट विभक्ति के नाम से जाना जाता है, संश्लिष्ट विभक्ति के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। अब जैसे आपने सर्वनाम पढ़ा है ना, सर्वनाम पढ़ा है, अभी इस पे बात करेंगे एग्जाम्पल पे, पहले इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, ये विश्लिष्ट विभक्ति को। तो विभक्ति को संज्ञा शब्दों के साथ, विभक्ति को, इसकी परिभाषा लिखिए, विभक्ति को संज्ञा शब्दों से, ठीक है, विभक्ति को यहाँ पे लिख लीजिएगा, संज्ञा शब्दों से जब हटाकर लिखा जाता है, हटाकर लिखा जाता है, तब उसे विश्लिष्ट विभक्ति के नाम से जाना जाता है, विभक्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्लियर है इतना।
सर संश्लिष्ट विभक्ति क्या होता है? जैसे विभक्ति को सर्वनाम शब्दों के साथ बोले तो सर्वनाम आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि मैं, ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि मैं हो गया, हम हो गए, ठीक है, तो मैं और हम यहाँ पे देखेंगे तो ये सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। और जब इस सर्वनाम शब्दों के साथ जब सटाकर लिखा जाता है, यानी विभक्ति को जब सर्वनाम शब्दों के साथ सटाकर लिखा जाता है, जैसे मैं है, इसमें ने जोड़ दिए और दोनों को एक साथ मिला दिए, तो क्या हो गया आपका? तो यहाँ पे हो गया सर आपका मैं ने हो गया। यानी कि इसमें विभक्ति कौन सा आया? ने, और मैं क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्दों के साथ जब सटाकर लिखा जाता है तो कौन सी विभक्ति होती है? आपकी संश्लिष्ट विभक्ति होती है। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पे देखेंगे कि सर मैंने आया है, तो ये कौन सा होगा? संश्लिष्ट विभक्ति का एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आया? जैसे हम पर, जैसे कि हम पर लिया, हमने कर लो, हमने उन पर भरोसा किया। तो हम तो आपका सर्वनाम है, लेकिन ने आया इसमें तो क्या हो गया आपका? उसके साथ सट कर आया है ना, और जब सट कराएगा तो क्या होगा? संश्लिष्ट विभक्ति होगी। विश्लिष्ट क्या होगी? जब संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। जैसे बात करें हम राम ने, तो ये रहे संज्ञा, असंज्ञा शब्दों के साथ इसको क्या कर दिया गया? अलग। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे देखिए ने आया है ना, और ये संज्ञा है ना, तो संज्ञा शब्दों के साथ इसको क्या कर रहे हैं? हटा कर लिख रहे हैं। और यहाँ पे सर्वनाम शब्दों के साथ क्या लिख रहे हैं? सटा कर लिख रहे हैं। तो इसलिए संश्लिष्ट है, और हटा कर लिख रहे हैं, तो ये क्या है आपका? विश्लिष्ट है। समझ में आ गया अच्छे तरीके से? कहीं दिक्कत कोई? मुझे आशा है कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप संश्लिष्ट विभक्ति और विश्लिष्ट विभक्ति आसानी से समझ लिए, ठीक है? समझ लिया ना भाई साहब? ठीक है। अब बात करेंगे आगे इसके। तो सर विभक्ति तो हमने बात कर लिया, जिसे हमने प्रसर्ग के नाम से जाना, इसको हमने जो है कारक चिन्ह के नाम से जाना, और इसको हमने चरम प्रत्यय के भी नाम से जाना। कई नाम से तो हम जान गए इसको, लेकिन होती कितनी है विभक्ति? प्रसर्ग कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कुल प्रसर्ग। इस कुल प्रसर्ग को हम लोग नाम देते हैं मूल प्रसर्ग। बहुत लोगों को पता नहीं होता, कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये होते हैं आपके 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको लिख लीजिए। एक है ने, को, के लिए, से, में, पर और का। ये आपके 7 है। इन 7 को ध्यान रखिएगा। इन्हीं 7 से आपके पूरे कारक चिन्ह बने होते हैं। पहला है ने, को, के लिए, से, में, पर और का होता है। यानी कि 7 आपके होते हैं। कुल प्रसर्ग या मूल प्रसर्ग के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये कितने होते हैं आपके? 7 होते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब बात करें इसके प्रकार की, कि प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, प्रकार की बात किया जाए तो क्रिया के साथ, किसके साथ भाई साहब? क्रिया के साथ योग या संबंध के आधार पर, योग या संबंध के आधार पर, ठीक है। तो क्रिया के साथ अगर योग या संबंध के आधार पर कारक के जो प्रकार पूछा जाए, आधार पर कारक के प्रकार वो होते हैं आपके 6। ध्यान रखिएगा, कितने होते हैं? 6 होते हैं भाई साहब। 2 नहीं होते हैं। और कौन कौन से नहीं होते हैं अभी लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार है। 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक तरफ लिखिएगा कारक और दूसरी तरफ लिखेंगे प्रसर्ग, इसका प्रसर्ग क्या है, और तीसरा प्रयोग या इसका कार्य, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा के अकॉर्डिंग में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, ठीक है, और कर्ता कर्म, उसके बाद से तीसरा कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, 3 हो गया। यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको ना? ठीक है,
तो कर्ता क्या होता है, ने, प्रसर्ग चिन्ह होता है, कर्म को होता है, कर्ण से होता है, ठीक है। अब बात किया जाए इसकी परिभाषा क्या होगी, इसका क्या होगा, तो ये होता है क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला। तो जो क्रिया को करने वाला होता है वही कारक होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, मारने वाला कौन है, राम है ना, तो इसका मतलब क्रिया को करने वाला कौन होगा, राम। तो राम कर्ता हो जाएगा, तो कर्ता ने, ठीक है। और क्रिया के फल को भुगतने वाला, भाई जो क्रिया कर रहा है उसके फल को कौन भुगतेगा, जो उसका कर्म होगा। तो क्रिया के फल को भुगतने वाला, क्रिया के फल को भुगतने वाला, तो क्रिया के फल को जो भुगतने वाला होता है वो क्या होता है, कर्म होता है। और करण क्या होता है, तो क्रिया के होने का साधन, क्रिया के होने का साधन। तो क्रिया के जो होने का साधन होता है वो क्या होता है आपका, ध्यान रखिएगा, क्रिया के होने का साधन, ये नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्रिया के होने का जो साधन होता है वो क्या होता है आपका, ठीक है, वो होता है आपका कर्ण। ये 3 हो गए, अभी और 3 बचे हुए हैं, उन तीनों को भी हम लोग नीचे लिखते हैं ऊपर, ठीक है। तो ऊपर तीनों को भी लिखिए। अगला है संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान में क्या होता है, तो के लिए होता है, संप्रदान के लिए भी होता है, को भी होता है, ठीक है। और उसके बाद से अपादान होता है, संप्रदान, अपादान, और फिर क्या होता है, अधिकरण, अधिकरण। ये हो गए 6 हो गए ना, 3 इधर और 3 ये आपके 6 हो गए मिलकर कुल, ठीक है। तो अपादान से, इसमें भी तो अपादान वाले में क्या आता है, से आता है, ठीक है। और संप्रदान के लिए आता है, और अपादान से हो गया, और इसमें क्या होता है, में, और क्या होता है, पर होता है। लेकिन इसका प्रयोग या इसका परिभाषा या इसका कार्य की बात करें तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, क्रिया के होने की हित पूर्ति। तो क्रिया के होने की हित पूर्ति का बोध होता है, ठीक है। तो क्रिया के होने की हित पूर्ति का बोध होता है, वो कौन सा कारक होगा, संप्रदान होगा। तो यहाँ पे होगा क्रिया के होने का अलगाव। क्रिया के होने का क्या होता है भाई साहब, अलगाव। इसमें साधन होता है, क्रिया के होने का साधन, जैसे कलम से तो कलम हो गया, बात करेंगे अच्छे से, एक्सप्लेन करेंगे इसको भी, ठीक है। तो क्रिया के होने का अलगाव का बोध होता है, वो क्या कहलाता है आपका, अपादान कहलाता है। और क्रिया के होने का आधार, तो ध्यान रखिए, क्रिया के होने का आधार, होने का आधार, तो क्रिया के होने का आधार या माध्यम का बोध होता है, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है अधिकरण। क्या कहलाता है, अधिकरण होता है। तो कारक के क्रिया के योग के आधार या संबंध के आधार पर कितने प्रकार होते हैं आपके, वो होते हैं आपके कितने, 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको, 6 प्रकार, ठीक है, आ गया ना। अब एक नोट डाल कर लिखेंगे 2 प्रकार कौन कौन से नहीं होते हैं, आप तो समझ गए होंगे भाई साहब, ठीक है। तो लिखिए, नोट डाल के एक चीज़ लिखिए आप, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त 6 के अतिरिक्त, उपर्युक्त 6 के अतिरिक्त, उपर्युक्त 6 के अतिरिक्त 2 अन्य कारकों का भी प्रयोग होता है, 2 अन्य कारकों का भी प्रयोग होता है, 2 अन्य कारकों का भी प्रयोग होता है, पर उनका क्रिया के साथ, पर उनका क्रिया के साथ, पर उनका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। कहने का मतलब है कि जो 2 कारक बचे हुए हैं उन 2 कारकों का संबंध क्रिया के साथ होता ही नहीं है। इसीलिए क्रिया के संबंध या योग के आधार पर कारक के कितने प्रकार पूछे जाते हैं, बनते हैं आपके 6 प्रकार बनते हैं। कितने प्रकार बनते हैं, 6 प्रकार बनते हैं। और बात करें तो कौन कौन से हैं, तो देखिए वे हैं
कौन कौन सा है? तो पहला है आपका संबंध। क्या है? संबंध। तो संबंध जानते हैं, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। तो ये संबंध होता है, यानी कि संज्ञाओं अथवा सर्वनामों में इसको कह सकते हैं, संज्ञाओं अथवा सर्वनामों में, संज्ञाओं अथवा सर्वनामों में, संज्ञाओं अथवा सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध, परस्पर संबंध का बोध, ठीक है, परस्पर संबंध का बोध होता है। और कौन कौन सा है इसका कारक चिन्ह? ठीक है, तो है का, की, के, रा, री, रे, ना, ने, नी। ये आपके हैं इसके कारक चिन्ह। ठीक है, समझ गए भाई साहब? यहाँ तक समझ में आया क्या अच्छे तरीके से? ठीक है, तो संबंध नहीं होता है, क्या होता है? संबंध नहीं होता है, तो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध होता है, तो आपका संबंध होगा, लेकिन संबंध इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए ये लिख लिए, पूरा अच्छे से लिखिए भाई, और नोट्स अपना पूरा अच्छे तरीके से बनाइए। ठीक है, अगला है दूसरा जो है वो है आपका संबोधन। ठीक है, संबोधन। संबोधन जानते हैं ना? तो संबोधन की बात किया जाए तो इसका जो है वाक्य के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो वाक्य के साथ कोई संबंध नहीं, वाक्य के साथ कोई संबंध नहीं। इसका अर्थ क्या है? वाक्य के साथ कोई संबंध नहीं, इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसी के आगे। ठीक है, न क्रिया के साथ संबंध, न क्रिया के साथ संबंध, न क्रिया के साथ संबंध, न ही संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध। तो इसका संबंध किसी से नहीं होता है। ठीक है, ना तो इसका क्रिया के साथ कोई संबंध होता है और ना ही संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ इसका कोई संबंध होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि कोई कारक चिन्ह, कहने का मतलब है कि इसका कोई कारक चिन्ह नहीं भाई साहब, इसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, कोई कारक चिन्ह नहीं, कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, तो होता किस लिए है? तो पुकारने के लिए। क्या करने के लिए? पुकारने के लिए, यानी केवल पुकारने आदि का बोध होता है। ध्यान रखिएगा, केवल पुकारने आदि का बोध होता है, केवल पुकारने आदि का बोध होता है, यानी कि केवल इसे पुकारा जाता है, जैसे हे, हो, अरे, समझ रहे हो ना? बोलते हैं ना ऐसे करके। तो ये जो होता है आपका कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। ठीक है, तो नोट डाल के लिख लीजिए अगला। ठीक है, नोट डाल के अगला लिख लेना है। इसमें अगर पूछा जाए कि सामान्य प्रकार से जो है कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होगा 8। ठीक है, यानी कि सभी को मिलाकर कारक के, ध्यान रखिएगा, सभी को मिलाकर कारक के, सामान्यतः 8 प्रकार कहे जाते हैं। 8 प्रकार कहे जाते हैं। ठीक है, कहे जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के 8 कारक हैं। ध्यान रखिएगा, संज्ञा के कितने कारक हैं? संज्ञा के 8 कारक हैं, 8 कारक हैं। ठीक है, संज्ञा के 8 कारक हैं, जबकि सर्वनाम के, जबकि सर्वनाम के 7 कारक हैं। जबकि सर्वनाम के कितने कारक हैं? 7 कारक हैं। इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका कारण है कि, इसका कारण है कि सर्वनाम का संबोधन में प्रयोग, सर्वनाम का संबोधन में प्रयोग, सर्वनाम का संबोधन में प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं
किया जाता है। देखें हैं कभी? नहीं देखे हैं। तो सर्वनाम का संबोधन में प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण से जो है संज्ञा के 8 कारक होते हैं, जबकि सर्वनाम के कितने कारक होते हैं आपके? 7 होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, नोट करके लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से हमने बात कर लिया। अब एक एक को विस्तार रूप में हमें पढ़ना है। कर्ता कब होगा कारक, कर्म कारक कब होगा, और उसके बाद से शेष जो 8 कारक हैं, इन 8 कारक का प्रयोग जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से भाई साहब रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि पूरा हिंदी व्याकरण जो है आप उसका नोट्स बना सकें और अपना अध्ययन जो अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कारक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।